गुरुग्राम के मैदान अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका। संजय सिंह समेत तमाम नेता मेदांता के गेट पर धरने पर बैठे। छात्रों की गूंज को लेकर सियासत जारी। जयपुर में छात्र संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लिया हिस्सा। जयपुर मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन 22 किलोमीटर के रूट में होंगे 36 मेट्रो स्टेशन। सीएम ने कहा तेज गति से किया जाएगा कार्य। जयपुर में बीजेपी ने किया बीजेपी मुख्यालय से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में प्रीति शर्मा आपके साथ। अभी हेडलाइन का रुख किया था, खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद संजय सिंह तमाम नेता मेदांता के गेट पर धरने पर बैठ गए। दरअसल जिस प्रतिनिधि मंडल को वांगचुक से मुलाकात करनी थी उसमें आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शामिल थे। संजय सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार सुन रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती किसी मरीज से लोगों को मिलने से रोका जा रहा है। हम सोनम वांगचुक से मिलने आए हैं। 55 सांसदों ने इस पर पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें उनसे स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म करने का अनुरोध किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। मेट्रो फेज 2 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मुख्यमंत्री फेज 2 के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था और 18 दिन में ही भूमि पूजन के साथ काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन के बाद मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो राइड भी की और इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे आमजन से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो के पहले फेज में फिलहाल ज्यादा पैसेंजर नहीं आते हैं, लेकिन दूसरा फेज इस तरह के रूट पर है जिसका लाभ ज्यादातर लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सांगानेर के प्रहलादपुरा में मेट्रो फेज 2 की शुरुआत भूमि पूजन के साथ की और कहा कि फेज 2 का काम तेज गति से पूरा किया जाएगा। फेज 2 लगभग 42 किलोमीटर लंबा है। आने वाले समय में फेज 3 और फेज 4 का काम भी शुरू किया जाएगा। जयपुर मेट्रो का दूसरे फेज की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 4 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर मेट्रो का फेज 2 का शिलान्यास किया था। ये राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं कि जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी और जिस मेट्रो से हमने सफर किया है ये मात्र 11 किलोमीटर की है। ये उस समय इस तरह का रूट लिया गया था कि इस पर ज्यादा पैसेंजर नहीं निकल पाते। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। यह लगभग 42 किलोमीटर का रूट है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका शिलान्यास 4 जुलाई को रिफाइनरी के साथ हुआ है। आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम, आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आप देख लीजिए कि शिलान्यास से आज भूमि पूजन में मात्र 18 दिन में काम
प्रारंभ हो गया है। और ये बात सच है कि मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी उसका वही करते हैं। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में इसका उद्घाटन भी होगा और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। बीजेपी ने बीजेपी मुख्यालय से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंद आचार्य, कालीचरण सर्राफ, कैलाश वर्मा, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित गोयल, बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम, महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोहरा, तमाम मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शन का कांग्रेस मुख्यालय द्वारा कूच किया गया और पुलिस द्वारा कमिश्नरेट से पहले ही प्रदर्शन रोक दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा वाटर कैनन से बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी की गई। हिंदुस्तान में जिन्होंने पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाया, उस राजस्थान की धरती पर जांच की मांग हुई। वो अपने निमानी लगातार वाटर कैनन लाठीचार्ज करते रहे और अब जब केंद्र सरकार सारे कानून बना करके व्यवस्थित तरीके से पेपर लीक के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तब राजनीति बना करके जो कार्रवाई कांग्रेस ने की है वो लोकतंत्र के लिए एक अंतिम कड़ी के नाम पर मांग है। कांग्रेस मर्यादित व्यवहार करे। इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश के कई प्रांतों में राज किया, उससे आज उसका नेतृत्व इनकी मर्यादा का तार तार कर दिया, देश की आदर्श मर्यादा को तार तार कर दिया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे। कभी भी ऐसा निंदनीय कृत्य विपक्ष ने नहीं किया जो आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कल किया था। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते थे। जब वहां पर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी के जो साथी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी खुद गए धरना स्थल पर, राहुल गांधी से बात की कि आप धरना मत दीजिए, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, तो कहा कि आप सदन में चर्चा करा दो, नीट पर हम तैयार हैं। तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आइए हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं और कितने समय चर्चा होगी हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर देंगे। फिर मुकर गए, कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, जुबान से जो व्यक्ति फिसल जाए। पहले तो सदन के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तय हुआ, उस मीटिंग में तय हो गया, उस पर चर्चा करते नहीं। खड़गे जी हंगामा करते हैं, राहुल गांधी जी हंगामा करते हैं, सदन 2 दिन चलने नहीं दिया। तो ये हंगामा करना ठीक नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। और इस प्रकार से धरना दे करके बैठ जाना, ये एकदम निंदनीय कृत्य है। इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, उसके नेताओं को सद्बुद्धि मिले। अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा। अब उनको जरा सोचना तो चाहिए था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 17 बार तो पेपर लीक हुआ, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, कुल मिला करके 19 बार जब पेपर लीक हुआ, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने त्यागपत्र दिया? क्यों नहीं डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दिया? और अब किस मुंह से त्यागपत्र मांग रहे हैं? आज भाजपा द्वारा कांग्रेस मुख्यालय तक प्रदर्शन किया गया। ये भी कांग्रेस के खिलाफ था, विपक्ष के खिलाफ था और राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पर देखा गया था कि बीजेपी घेराव करती हुई बढ़ती हुई कांग्रेस मुख्यालय तक पहुँच रही थी, लेकिन बीच में कमिश्नरेट के वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया और वाटर कैनन के द्वारा उन पर बौछार भी की गई। इस दौरान नेतृत्व किया गया था प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा, उनका नेतृत्व किया गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका ये जो बर्ताव है, इस तरह का प्रदर्शन करना बहुत ही अनुचित है और साथ ही युवाओं
वो जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो युवाओं का नहीं है। इसके साथ ही अशोक गहलोत के लिए भी कहा गया कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब पेपर लीक हुए थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना बहुत ही अनुचित है विपक्ष का। कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ मंजू अमर डाबी, जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 24 जुलाई को आयोजित होने वाली पर्यवेक्षक महिला यानी कि सीधी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में 84 परीक्षा केंद्रों पर 26,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने समय से पहले पहुंचने और परीक्षा संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जयपुर जिले में परीक्षा के लिए कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 51 राजकीय और 33 निजी संस्थान शामिल हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय देव प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ शुभ संपन्न हुआ। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूर्ण आहुति, महाआरती और प्रसादी का आयोजन भी किया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि और कल्याण की कामना की। वैदिक आचार्यों समूह के सानिध्य में महाअभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा और पूर्ण आहुति की विधियां संपन्न की गई। जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय में स्थानीय चुनावी तैयारियों के बीच कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सोनी ने बताया कि नए संगठन महामंत्री अजय कुमार के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर प्रदेश के 1138 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करने और 23 जुलाई को जयपुर में होने वाली कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की जानकारी दी। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के यशस्वी संगठन महामंत्री, तीनों लोग मिलकर 18 घंटे काम करते हैं संगठन के लिए। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी बाद में, राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, उस विचार से आते हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। तो अभी हमारे यहाँ अभियान चल रहे हैं लगातार। अभी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के पूरे राजस्थान में 1138 मंडलों में कार्यक्रम होंगे। विद्यार्थी कॉलेजों में हम जाएंगे। हम सभी 29 तारीख को सभी मंदिरों में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के दीपदान के उत्सव होंगे, कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे। और चित्तौड़ में जब उन्होंने उनका शरीर छोड़ा तो वो चित्तौड़ में छोड़ा। तो चित्तौड़ में एक बड़ा कार्यक्रम हम करने की योजना बना रहे हैं। 23 तारीख को जयपुर में उसकी एक बड़ी कार्यशाला है RIC में, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री अजय जी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गौतम साहब रहेंगे। जयपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी परिसर में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के आह्वान पर चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के तहत आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर तीखा हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण युवाओं का भरोसा टूट रहा है। कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी। वहीं NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उस सड़क का नाम इसी सरकार ने बदला है, उसको लोक कल्याण मार्ग कहा गया है। तो लोक कल्याण के लिए अगर कोई मांग रख रहा है, उस मांग को मानना चाहिए।
और संसद के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, लेना चाहिए बल्कि बर्खास्त करके मंत्री महोदय को, और जो एफआईआर की है सैकड़ों बच्चों के ऊपर, एफआईआर वापस लेनी चाहिए और संसद में आश्वासित करके चर्चा, इस खानापूर्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसद में चर्चा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, और ये जो बार बार जांच का जो आश्वासन दिया जाता है इससे कुछ निकलता नहीं है। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो गए हैं। तो पेपर लीक एक ऐसा कैंसर बन चुका है समाज में नौजवानों के लिए जो बर्दाश्त के बाहर है। हम सब नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। और मेरा सुझाव भी है, जो मासूम बच्चे जिन्होंने दुख में, डिप्रेशन में अपनी आत्महत्या कर ली है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, कि कोई नौजवान बच्चे अपनी जान ले ले। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी के पैसे पकड़े हैं, जब्त किए हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। और उस चंदा चोरी के जो पैसे सरकार के पास पड़े हैं, क्यों ना वो उन परिवार वालों को दे दें, उनकी मदद करने के लिए, उन गरीब परिवार वालों को जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार को वो सब काम करने चाहिए अपना प्रायश्चित करने के लिए, पाप धोने के लिए, लेकिन सबसे पहले सुने तो सही। देखिए, पूरा देश का विद्यार्थी जो है सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। जिस तरीके से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश है। भाजपा की सरकार जब से केंद्र में बनी है और चाहे प्रदेश में बनी हो, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर इतने पेपर लीक हुए हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। नीट पेपर लीक के कारण कितने छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से छात्र आए अपने हक की आवाज़ को लेकर। जिस तरीके से उन पे जो है लाठी चार्ज किया गया, उन पे पत्थर मारे गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। वो इस देश के विद्यार्थी हैं, इस देश के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका अधिकार है इस देश की में उनका आवाज़ उठाना, उनकी कोई अगर तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर मुखरता से बोलना, ये संवैधानिक अधिकार है। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में किया गया। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि हमने संवाद कार्यक्रम किए अधिकारियों के साथ। आज संवाद के तीसरे चरण में हमने स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सचिव रवि जैन आदि के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। ये आयोग नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। नगरीय क्षेत्र में जो भी आने वाली समस्याएं हैं और किस तरह से नगरीय निकाय स्वावलंबी बने आर्थिक रूप से, उसके काफ़ी आइडियाज़ दिए, सजेशंस दिए, जिनको कि इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम आने वाली मीटिंग में, आने वाली मिनट्स में, और सुझाव भी देंगे। बहुत सारी समस्याएं पोस्ट की गई थी। साफ़ सफाई की समस्या है, लाइट्स की समस्याएं हैं, जो यूडी टैक्स हम वसूल कर रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में, जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमको बताया गया। अमृत या अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, स्थानीय निकायों के जो शेयर उसमें होते हैं वो किस तरह से दें, O&M कैसे करें, सिविल लाइन्स का, इन सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। इसका पूरी तरह से, चूँकि ये एक तरह से आर्थिक डिवोल्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट से निकायों में पैसा किस तरह से डिवोल्यूशन हो, किस तरह से बांटा जाए, तो इसकी एक पॉलिसी जो बनी है उसको समय समय पर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि नगरीयकरण राजस्थान का बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले बिल्कुल पूरी तरह से आबादी 80% ग्रामीण ही हुआ करती थी, अब शहरी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो किस तरह से हम शहरी आबादी, और उसकी चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा अलग है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो नगरीय निकायों में पैसे का बंटवारा कैसे हो, कैसे उनकी एफिशिएंसी के आधार पर बंटवारा हो, क्या जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हो, क्या क्षेत्र के आधार पर बंटवारा हो, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में एक पॉलिसी, जो भी निर्णय होगा, स्टेक होल्डर्स के जो सुझाव हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके नीतियों का निर्माण होगा। 7वें वित्त आयोग के गठन 1 अगस्त को हुआ था। 2 सितंबर को हमने पहली अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी और 4 फरवरी 2026 को वो विधानसभा के पटल पर उसको रखा गया। इस बीच में लगातार हमने संभाग स्तर पर अपनी संवाद की कार्यक्रम किया, वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ और ऑफिसर्स के साथ। 3 संभागों में कार्यक्रम हुआ। पंचायती राज के जनप्रतिनिधि और उनके अधिकारी, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम किया। और उसी चरण में आज लोकल बॉडीज़ के जितने भी जनप्रतिनिधि और उनके अधिकारी, सामान्य सचिव महोदय रवि जैन साहब, डायरेक्टर साहब, हमारे यहाँ के वित्त आयोग के सचिव नरेश ठकराल जी, कुछ ईओज और जनप्रतिनिधि, उनके साथ एक बहुत ही सार्थक संवाद आज हुआ है। वित्त आयोग के नाते से हम जो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद में जो जितना पैसा उनके पास पहुँचता है, एक सबकी चर्चा में निकल करके आया कि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सबके सुझाव आए। एक तो कुछ प्रोसीजरल चीज़ें हैं,
जैसे यूडी टैक्स के कलेक्शन का, तो उसका कोई सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टैक्स कलेक्ट हो सके और उसको हम कहीं डेवलपमेंट के काम में लगा सकें। और भी जो टैक्स होते हैं उनके कई जगह आप यूआईटी और जेडीए और नगर निगम इनके एरिया के डिमार्केशन का और उसी आधार पर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं जिसमें फंड का इशू होता है, उस विषय को भी फ्लैग सब लोगों ने किया है। कुछ मैन पावर की कमी सब जगह उस विषय को फ्लैग किया, इसके कारण से हम कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे। बिल्डिंग्स का जितने एसेट्स है उसका डाटा भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, उस डाटा के कारण भी कितना कलेक्शन कैसे उसकी जानकारी नहीं आ पा रही। ऐसे सब विषयों को लेकर के बहुत ही सार्थक चर्चा, जिसमें विकास का विषय भी है, निगम की आर्थिक स्थिति और जिसके भी लोकल बॉडीज़ की आर्थिक स्थिति का विषय भी है, वित्त आयोग की रिपोर्ट के नाते से उसको कैसे हम अपनी रिपोर्ट में जो जितना परसेंट देते हैं, आने वाले समय में अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है, नगरीकरण बढ़ने वाला है, जनसंख्या 47 तक 50% शहरों की हो जाएगी, ये अनुमान लगातार आ रहा है। इसलिए सबका एक आग्रह था कि वित्त आयोग भी अपनी रिपोर्ट में इन सब तथ्यों को देखते हुए कहीं नगरीय निकायों को ज़्यादा अपने फंड को एलोकेट करे, इस बात का एक सुझाव आया है। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ बहुत सार्थक चर्चा जो वित्त आयोग की रिपोर्ट के नाते से हम इन सब के आधार पर एक सम्मिलित रिपोर्ट बना करके सरकार के सामने राज्यपाल महोदय को देंगे। दौसा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में पायलट ने छात्रों के आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई और विपक्ष के नेताओं के साथ हुए व्यवहार को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि देश के युवाओं का विश्वास बचाने के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। दौसा में मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 2 दिनों में सरकार का रवैया लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ने वाला रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में जो सरकार का रवैया रहा, लाखों करोड़ों नौजवानों के सपनों को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है और जिस घमंड और आक्रमण की राजनीति का परिचय दिया जा रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नेता प्रतिपक्ष दोनों राज्यसभा के खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जब धरने पर बैठे, और धरने पर कहाँ बैठे, जिस सरकार ने उस रास्ते का नाम बदलकर जहाँ की प्रधानमंत्री निवास है उसका नाम रखा लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण को लाने के लिए राहुल गांधी जी, तमाम सांसद, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, अगर वहाँ बैठकर मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों पे एफआईआर की है, उस एफआईआर को विड्रॉ करना चाहिए। सैकड़ों बच्चे अस्पताल में हैं, आज उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, 1-2 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, इतनी बर्बरतापूर्ण उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसको देखकर कौन इंसान घर बैठ सकता है? तो हमने कहा कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जितने बच्चे जिन्होंने अपनी आत्महत्या की है उनके परिवार को ढांढस बनाना चाहिए। भविष्य के लिए सरकार क्या खाका तैयार करेगी? जो व्यवस्था है पूरी चरमरा गई है देश में और बच्चों का जो विश्वास है पूरे हमारे सिस्टम के अंदर वो कोलैप्स कर रहा है। इसको देखकर भी कुछ नहीं करे। और ऐसी क्या खास बात है, एक मंत्री के विभाग को लेके इतनी जिद है, इतना अड़ियल रवैया देख रहा हूँ मैं, यह अलोकतांत्रिक है। जिस तरह प्रियंका जी को, राहुल जी को घसीटा गया सड़कों के ऊपर, मतलब जो व्यवहार किया पुलिस ने, ये दमन का परिचय है। इसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, पूरे देश के तमाम नौजवान, समूचा विपक्ष चाहता है कि सरकार अपना रवैया छोड़े, जिद छोड़े, ये अहंकार छोड़े और न्याय लोगों को दिलाए। हम युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज पूरे देश में हम लोग इस बात को लेकर जाएंगे और खासकर जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है, ये आज से पहले नहीं हुआ। पहले नेता प्रतिपक्ष होते थे, संवाद होता था, चर्चा होती थी, लेकिन उठाना, घसीटना, बसों में डालना, थाने बंद कर देना, घंटों में बंद रखना, ये जो रवैया सरकार का है, इसका जवाब जनता देगी उनको। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष को अपने मुद्दे सदन में उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस बहस की बजाय धरना और प्रदर्शन की राजनीति कर रही है, जो उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। गोदारा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब उन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक प्रदर्शन कर रही है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को जनता देख रही है और देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो जिस तरह का व्यवहार आज किया गया, ये उस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती। जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ ये बयान देते और जिस तरह इनका व्यवहार आज प्रधानमंत्री निवास पर जो धरना इन्होंने दिया, किस बात का धरना? लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, बात उठाओ, वहां पर विषय रखो। आपको जनता ने चुनकर भेजा है। आपके द्वारा जो इस तरह का व्यवहार लगातार वर्षों से किया जा रहा है, तब भी आप विपक्ष में बैठे। और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरने पर गए। अरे किस बात का? आपके समय रोज पेपर लीक होते थे, रोज होते थे, आपने क्या कार्रवाइयां करी? आप जयपुर की बस्सी विधानसभा क्षेत्र के बगराना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छत गिरने की घटना ने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे में कई छात्र छात्राएं घायल हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है और भविष्य में ऐसे हादसे कैसे रोके जाएंगे? इन सभी मुद्दों पर कानोता के पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के हीरावाला में जिस तरह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छत गिरी, कानोता के पूर्व सरपंच हैं कमलेश शर्मा, जो भी उस विद्यालय में पहुंचे थे, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कमलेश जी, स्कूल की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल की स्थिति, जो छत की स्थिति बेहद दयनीय थी और वहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल के जो प्रशासक थे उनकी लापरवाही रही है। चूँकि पूर्व में जिन कमरों को सील थे, किस टीचर ने, किस प्रशासक ने उन कमरों को खोला है और बच्चों को वापस उस क्लास में बिठाया है, वो उन टीचर्स की गलती थी। लेकिन जैसे ये घटना हुई, गरीब बच्चे थे, वो घायल हो गए, वो तो ईश्वर का शुक्रिया है, वो बच गए। उसके बाद में डीईओ साहब, जो सीबीओ साहब थे देवी शंकर जी, वो आए थे, तो उन्होंने जो क्षतिग्रस्त कमरे थे उनको सील करवाया है और अब पास में जो नवीन पंचायत भवन बना हुआ है उसमें विद्यालय की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कमलेश जी, आपने एक बात बोली है कि वो कमरे सील थे, पहले से सील थे क्या? जी, जैसा वहाँ ग्रामीणों ने बताया है, वहाँ पे हमारे युवा कार्यकर्ता थे, आशीष जी शर्मा थे, हनुमान जी सिंगल थे, उन्होंने बताया है कि पहले कमरे सील किए गए थे, लेकिन बाद में किस तरीके से कमरों को खोल के बच्चों को बैठाया गया, वो एक जांच का विषय है, जिससे हमने सीबीओ साहब को भी अवगत कराया है। कौन है वो जो कमरों को खोल के बैठा रहा है? क्या वहाँ के टीचर हैं? अब ये तो जो विद्यालय प्रशासन है उन्हीं में से होगा, लेकिन वो जांच का विषय है, हम पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह सकते। बच्चे घायल हुए हैं, बच्चे आप भी पहुंचे थे कि मौके? मैं मौके पे गया था। जो नवीन पंचायत भवन है वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कराई गई थी। वहाँ पे भीषण गर्मी को देखते हुए जन सहयोग से हमने पंखों की व्यवस्था भी की है। और मैं अभी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय मदन जी राठौड़ से भी मिला हूँ और एक दो दिन में हम आदरणीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर से भी मिलेंगे। उनके समक्ष हीरावाला ही नहीं अपितु बस्सी विधानसभा की जितनी भी क्षतिग्रस्त स्कूलें हैं, उन्होंने पहले भी बजट सैंक्शन किया है। लास्ट बार बस्सी को बहुत बजट मिला है और हम चाहेंगे कि इस बार भी मदन जी दिलावर साहब उदारमन दिखाते हुए बस्सी विधानसभा को विशेष प्रतिनिधित्व देते हुए हमें बजट पारित करे, जिससे विद्यालयों की स्थिति और भी सुदृढ़ हो सके। कमलेश जी, उन बच्चों तक आप पहुंचे नहीं, शायद इलाज के लिए कुछ उनको करवाया कि कहीं से राहत दिलाई सरकार से? आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? जी, सरकार से मांग रखी गई है। बच्चों के पास में हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं, उन्होंने भी, देखिए जो हादसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन सबकी सहानुभूति बच्चों के साथ में। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कि ऐसे हादसे हो। लेकिन प्राचीन स्कूलें हैं, पुरानी बनी हुई है, उनकी छतें खराब हो गई। हमारा यही प्रयास है कि सरकार से बजट पारित करवा के विद्यालयों का नवीनीकरण किया जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज फ्लैश, क्योंकि हम हैं आवाज़ नई भारत की।